हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक अन्य वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स पर। तो आप लोग भी प्रीलिम्स दिए होंगे, मैं भी प्रीलिम्स दिया हूँ यूपीएससी का। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पेपर का लेवल क्या था। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों का पेपर जो है वो अच्छा नहीं गया होगा। जैसा प्रिपरेशन किए होंगे, जैसा तैयारी किए होंगे वैसा नहीं गया। मेरा भी अच्छा नहीं गया, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर बोल सकता हूँ कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था और पेपर का पैटर्न क्या था, आप कैसे तैयारी किए और कैसा पेपर आया। तो मैं आज उस पर बात करूंगा कि यूपीएससी का क्या पैटर्न चेंज रही, क्योंकि मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, मैंने वर्षों से इसका प्रिपरेशन किया है। तो आज जो है इसके ऊपर ही बात करेंगे कि यूपीएससी कैसे चौंकाती है। यूपीएससी बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं से भरा हुआ पेपर है। और मैं कहूँगा जिनका थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट है उनको अब प्लान बी की ओर मूव करना चाहिए, प्लान बी के ऊपर सोचना चाहिए। और आप पेपर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपीएससी चाहती क्या है बच्चों से। और ऐसा पेपर था कि जो टीचर एक्सप्लेन करा रहे हैं वो भी जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो चैट जीपीटी करके बता रहे हैं। ऐसा पेपर है। मेरे हाथ में देखिए दो पेपर हैं, एक जीएस पेपर 1 एंड देन सीसर पेपर। दो पेपर होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। और दोनों पेपर इस बार काफ़ी चैलेंजिंग पेपर था। मतलब टफ नहीं कहेंगे, मैं हार नहीं मानूंगा, आप लोग भी हार मत मानिएगा। इस पेपर को देखकर कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर ही ऐसा था। वो कहते हैं ना, प्रीलिम्स अनिर्वचनीय पेपर है और पेपर ऐसा ही आ गया तो क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि परिणाम जैसा भी हो मेहनत लाजवाब होना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएससी को सोचना चाहिए। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, मैं एक यूपीएससी के अभ्यर्थी हूँ, मैं यूपीएससी के एस्पिरेंट को दुख दर्द को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं उस सर्कल से गुजरा हूँ, मैं उस माहौल में पला हूँ, मैं उस माहौल में रहा हूँ। मैं अपने ही एक मित्र के बारे में बता रहा हूँ। मैं मेंटरशिप में था तो उनके पिताजी गुजर गए, उनके पिताजी का डेथ हो गया, बट वो लड़का अपने आप को कैसे मैनेज किए और किस परिस्थिति में पेपर दिए, और उनका भी पेपर अच्छा नहीं गया। उतना जितना एक्सपेक्ट किए थे उतना नहीं हुआ। एक लड़की थी जिनका नर्वस मतलब ऐसा खराब हो गया था कि वो लड़की ऐसे ताकती थी, और वैसे लोग भी एग्ज़ाम दिए। महोदय, मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप चाहते क्या है बच्चों से, आप ऐसा पेपर बनाइए। तो फिर वही वाली बात हो गई ना कि जो स्ट्रगल करेगा वो बाहर हो जाएगा, जो तुक्का मारेगा वो अंदर चला जाएगा, जो किस्मत के भरोसे जाएगा वो अंदर चला जाएगा। तो फिर आप एक सिक्का लीजिए ना और इसे उछालिए और ये कहिए कि ये हेड है या तेल है महानुभव, और उसके अकॉर्डिंग उसके जीवन को निर्धारित करिए। बट ऐसा तो होगा नहीं ना, क्योंकि स्ट्रगल करते हैं यूपीएससी के बच्चे, मेहनत करते हैं, और जब ऐसा पेपर आता है तो एस्पिरेंट ही समझ सकता है कि उसके साथ क्या गुजरती है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जितने भी आप महोदय यूपीएससी के जितने भी मेंबर्स हैं, आप खुद पेपर लीजिए और देखिए। और आपको 2 घंटा नहीं 3 घंटे का समय आप लीजिए और इसे आप सॉल्व करके बताइए। 100 क्वेश्चन नहीं, आप 70 to 80 क्वेश्चन ही सॉल्व कर दीजिए ना। नहीं होने वाला सर, और नहीं हो रहा। बच्चों को बहुत मेहनत किया हूँ, मैं लाइब्रेरी में जाता था, मैं बैठता था, मैं पढ़ता था ईमानदारी पूर्वक। मैंने PYQ सॉल्व किए, 15 साल के PYQ लगा जाले, 15 साल 15 ईयर के PYQ सॉल्व किए, क्योंकि मैं अपने PYQ के ऊपर ही वर्क किया हूँ, उसी को ब्रह्मास्त्र माना हूँ। लेकिन फिर भी पेपर ऐसा हो सकता है, नॉट प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। बट जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, जिनके पिताजी का डेथ हो गया, वो अपने आप को मैनेज करके एग्ज़ाम देने आए। जिस लड़की की आंखों में प्रॉब्लम है, नर्वस में डैमेज है, वैसे लड़की भी एग्ज़ाम दिए। कितने प्रेशर रहता है, उस प्रेशर में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देते हैं। उनके तो दुख दर्द को समझिए और ऐसा पेपर बनाइए ना कि बच्चे अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकें। आप ऐसे पेपर बना रहे हैं, बिना सर पैर वाला पेपर है। आप क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं, आप प्रीलिम्स में एथिक्स नाम का सब्जेक्ट डाले हैं, वो तो मेंस में जीएस पेपर 4 में ना, और आप प्रीलिम्स में भी एथिक्स पूछ रहे हैं। मैं वो क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरा सभी क्वेश्चन सही हुए। मैं मानता हूँ कि वो क्वेश्चन ईजी है,
सॉल्व होने वाले हैं। लेकिन आप आउट ऑफ सिलेबस है ना, वो तो प्रीलिम्स में उसका वर्णन नहीं है। और आप एथिक्स के क्वेश्चन डाला है, आप नोबेल प्राइज के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप आर्टिकल 13 पे एक्स और वो कह के जो है क्वेश्चन बना रहे हैं। बट मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि पेपर आप उस लेवल का लीजिए ना जैसे बच्चे एक्सपेक्ट करें। बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बेसिक सोर्स पढ़ते हैं, वैसा पेपर लीजिए ना। आप ऐसा पेपर बना रहे हैं कि इसका कोई पैटर्न ही ना हो और नए नए पैटर्न आप ऐड कर रहे हैं, फिर तो वही वाली बात हो जाएगी ना कि बच्चे फिर वही कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्रिपरेशन करूंगा, इसी लूप होल में फंस जाएंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस पे R&D करिए, देखिए पेपर को फिर से देखिए और बताइए कि कैसा पेपर है। आप लोग जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और यूपीएससी के महानुभव चेयरमैन जी जितने भी मेंबर्स हैं उनसे मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फिर से वंस मोर पेपर को देखिए, एक बार ट्राई करिए कि बच्चे उस एग्जामिनेशन हॉल में इतने गर्मी में, इतने टेम्परेचर में, मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं यूपीएससी सीएससी का इस बार फर्स्ट मेरा अटैम्प्ट था, बट मुझे उतना पैनिक नहीं है, मुझे उतना टेंशन नहीं है। लेकिन जिनका लास्ट अटैम्प्ट होगा, जिनकी घर से प्रेशर आ रही होगी शादी की, किसी और चीज़ की, जिनके पिताजी अभी हाल ही फिलहाल में उनका देहांत हो गया, वैसे बच्चे अपने आप को मैनेज किए और एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँचे और एग्ज़ाम दिए, उसके बारे में तो सोच लीजिए ना। नहीं तो फिर वही लॉटरी वाली बात हो गई, सिक्के उछालिए, हेड और तेल आता है उसको अंदर ले लीजिए और जो बेचारे मेहनत करते हो बाहर रह जाएंगे। आप ऐसे कुछ। और सीसेट का भी, सीसेट में कम्युनिकेशन का क्वेश्चन कभी नहीं आया इतिहास में, कभी नहीं है। वो स्टेट पीसीएस वाले यूपीपीएससी में आता है, वैसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। ठीक है आप पूछिए, लेकिन आप ऐसा क्वेश्चन पूछिए ना कि ताकि बच्चे कंफर्ट हो सके, बना सके। और आप सीसेट में कटअप डिसाइड कर चुके हैं 66 नंबर, 33%, फिर भी आप ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन फिर भी दायरा होता है ना। संविधान से ऊपर कोई नहीं है महानुभव, संविधान कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो सोचिए बच्चों को मैं बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। देखिए इनका पैटर्न, पहला ही मेरा सेट बी था और मैं कहूँगा, ऑफकोर्स कहूँगा जिसका थर्ड अटैम्प्ट और फोर्थ अटैम्प्ट है वो प्राण बी पे जरूर फोकस करिए, जरूर सोचिए। अगर वो चीज़ करते हैं तो यूपीएससी काफ़ी आसान हो जाएगी, फिर कोई भी टेंशन नहीं होगा, होगा तो भी खुश, ना होगा तो भी खुश। टेंशन नहीं लेना है। और मेरा तो मानना चाहे कुछ भी हो जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक तोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं। अगर यूपीएससी पहाड़ है तो हम भी दशरथ माझी हैं। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देते हैं। ये मोटिवेशन नहीं, ये अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उसे मैं प्रकट कर रहा हूँ। महानुभव समझिए, अभ्यर्थी के दुख दर्द को समझिए, उस एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को कैसे मैनेज किए होंगे, कुछ तो बताइए। मतलब कुछ भी आप पूछेंगे, आप जो सिलेबस में दिए, आप एथिक्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है आप पूछिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछिए ना जो बनाए जा सकते हो और उस 2 आवर्स 2 घंटे के अंदर। और जितने भी, और कटअप भी हम तो देख रहे थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर बता रहे हैं कि कटअप इतना जाएगा, 90-100 क्रॉस कर जाएगा। बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये 2023 से भी हार्ड पेपर है, और हार्ड मैं इसे नहीं कहूँगा, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर था। हार्ड से भी थोड़ा आगे ही है पेपर, इसका कोई कल्पना ही नहीं किया जा सकता यार। वो अनिर्वचनीय पेपर आ गया जिसका कोई वचन ही ना हो। आप ऐसे पेपर बना रहे हैं, 3 स्टेटमेंट, फिर 2 स्टेटमेंट, और फिर आप जो है ऑप्शन दे रहे हैं। बताइए, ठीक है आप पूछिए, फिर भी वही कंटिन्यू आपका चल रहा है। आप ओनली 1 वाले एलिमिनेट कर दिए, आप कथन 1 कथन 2 की व्याख्या एलिमिनेट कर दिए। सही है, कीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं नाम नहीं लेता हूँ या किसी भी चीज़ का, लेकिन आप तो सोचिए ना बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उस पैनिक को कैसे मैनेज करते हैं, उस सिचुएशन को आप उनको समझिए ना, क्योंकि आप भी एक समय एस्पिरेंट ही रहे होंगे ना। आप तो उस ज़माने में पेपर दिए और आज
देखिए पेपर का लेवल। मैं मानता हूँ कि समय के साथ साथ हर चीज़ में परिवर्तन होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी। तो आप पूछिए, अच्छे क्वेश्चन पूछिए ताकि बच्चे बनाएं। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन और जीएस पेपर 1 का मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन आया था नोबेल प्राइज को लेकर, कैसे बच्चे को पता है कि वो कहाँ पे टीचर का क्या नोबेल प्राइज किनको मिला। कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं जो बनाए जा सकते हैं, मैं उनका खुला सपोर्ट करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहे थे, जो बच्चे जो उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे उस टाइम में। तो वैसे वैसे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। एथिक्स आप जो है पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन, पॉलिटी के आप कम क्वेश्चन पूछे, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पढ़ना है, सभी चीज़ पढ़ना है। कम पूछिए ज़्यादा पूछिए, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसे रीड करने में ही 1-2 मिनट लग जा रहा है, बनाने में 3 मिनट लग रहा है एक क्वेश्चन पे। आप एक एथिक्स का क्वेश्चन पूछे हैं, यह एक वरिष्ठ अधिकारी है। तो यूपीएससी सच में अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे गारंटी किसी का नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूँ कि सभी का पेपर उतना अच्छा नहीं गया, मैक्सिमम लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया होगा। जितने भी मैं बच्चे से, जितने भी एस्पिरेंट थे, जो हमारे प्यारे साथी थे, मैं उनसे पूछा तो कहा मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया, मेरा भी अच्छा नहीं गया। मैं जैसा एक्सपेक्ट किया था, मैं जैसा सोच के आया था, उससे काफ़ी अलग पेपर निकला। क्या ही कह सकते हैं अब तो। लेकिन पेपर ऐसा बनाइए कि बच्चे बना सके। और सीसेट में भी मतलब एलिमिनेशन मेथड है, आप यूनेस्को का क्वेश्चन भी डाल रहे हैं, हिस्ट्री में करंट अफेयर, ठीक है आप पूछिए, लेकिन पैटर्न एक रखिए ना, एक दायरे में पूछिए ना बच्चे को, ताकि बनाया जा सके क्वेश्चन। फिर तो वही वाली बात हो गई ना कि जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो बाहर हो जाएंगे, जो तुक्केबाजी करेंगे, जो हवाबाजी करेंगे, और जो किस्मत के भरोसे जाएंगे वो अंदर चले जाएंगे। तो फिर इतने बड़े इम्तहान क्यों लेना, फिर आप वही लॉटरी कीजिए। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं अपने दुख दर्द को समझ रहा हूँ। जो मतलब आप बच्चे के ऊपर पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, तो इतने बच्चे बेचारे गर्मी में पड़े, टेम्परेचर में पड़े। मैं कोई आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ एक होना चाहिए ना पेपर ऐसा। बट सही है, आप एक संवैधानिक संस्था है, क्या ही कह सकते हैं। चलिए सही है जो भी है, बट नहीं होना चाहिए ऐसा। और जीएस पेपर 2 भी ऐसा ही था। तो आप लोग बताइए, कटअप मैं बता रहा हूँ ना कि 2023 में कटअप कितना गया था, वही 76 के आसपास गया था। इस बार उससे भी कम होगा। और मेरा तो सही गया, मतलब जीएस मेरा सही है, 70 to 85 नंबर मेरा आ रहा है। तो मेरा जीएस हो सकता है, बट सीसेट में थोड़ी डाउट है, सीसेट रुक सकता है। तो अब जो भी हो देखा, अब आगे क्या करना है सोचेंगे। और आप लोग भी सोच लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ भी कर सकती है। तो क्योंकि मैं आपको दिखा ही दिया कि दोनों के दोनों पेपर वैसा ही निकला। मैं सोचा कि चलो भाई जीएस हो गया तो अब सीसेट अच्छा ही जाएगा सीसेट, लेकिन सीसेट भी वैसा ही पेपर था, जैसा सोचे थे वैसा नहीं था। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस कम थे, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन डाले गए थे, मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा था, रीजनिंग के क्वेश्चन भी कम थे। और रीजनिंग के भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो कुछ सॉल्व होने वाले थे, कुछ नहीं होने वाले थे। मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो सॉल्व होने वाले थे, नहीं होने वाले थे। बट चलिए, लगे रहिएगा, छोड़ना नहीं, डोंट गिव अप, हार नहीं मानना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनके लिए एक कोटेशन है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करते, अरे कुछ खिलौनों को खो जाने से बचपन नहीं मरा करते, लाखों करे उपवर पतवन पे ऊपर नहीं मरा करते, अरे कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एयरपोर्ट्स के एग्ज़ाम दिए थे, पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और आगे चल के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, भारत के राष्ट्रपति बने। तो नियति आपको कुछ और ही देने के बारे में सोच रही होगी। क्यों घबराना, 1000 ऑप्शन है जीवन में, तू नहीं कोई और सही, तू ये एग्ज़ाम नहीं कोई और बेटर करेंगे उससे ऊपर।
कुछ ना कुछ तो बेटर करेंगे ही ना। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेहतर तो करेंगे ही। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप यूपीएससी का अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए तो जिस भी फील्ड में जाएंगे वहाँ आप कमाल कर देंगे। आप एक अच्छे राइटर बन जाएंगे, आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे, आप एक अच्छे टीचर बन जाएंगे, नहीं तो लास्ट में आप एक अच्छे पॉलिटिशियन मैन तो बन ही जाएंगे। तो सोचना क्यों, जो आ रहा है आने दीजिए। युद्ध है, लड़ना है। युद्ध नहीं है जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करनी है। चाहे परिणाम जैसा भी हो, मेहनत बेहतरीन होना चाहिए, मेहनत लाजवाब होना चाहिए। अगर कर्म में आपकी सच्चाई है तो कर्म कहाँ असफल होगा। कि कर्म में अगर आपका सच्चाई है तो कर्म कहाँ असफल होगा। आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। तो घबराना नहीं है, फिर लगना है अच्छे से, जोरों शोर से रीस्टार्ट करना है, मेहनत करना है, छोड़ना नहीं है, हारना नहीं है। क्योंकि जो युद्ध से भाग जाते हैं वो तो कायर होते हैं ना। तो भागना नहीं है, डटकर सामना करना है और समाधान निकालना है। दुनिया में ऐसा कोई समस्या न है जिसका समाधान ना हो। बट पेपर ही ऐसा आया तो अब तो हम बता ही दिए कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल। 2023 से भी डिफ़िकल्ट पेपर है। 2023 में तो ओनली 1 ओनली 2 ऐसे करके था, तो डिफ़िकल्ट था, बट उससे भी हमको डिफ़िकल्ट पेपर लग रहा है। बट मैं इसे उतना भी टफ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं हार नहीं मानूंगा और आप लोग भी हार नहीं मानिएगा। पेपर चाहे जैसा भी आए, लड़ना है, हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, डरना नहीं है, लड़ना है। और सोचिए कि ऐसे ऐसे पेपर, हम आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं जीएस का, मतलब कुछ भी, मतलब कहीं कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, मतलब पॉलिटी का भी क्वेश्चंस, वैसे भी कम क्वेश्चन है। जैसे यही क्वेश्चन आप देख लीजिए ना, कैसे बच्चे याद कर पाएगा एक एक डिपार्टमेंट किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कार्य वर्क क्या है। अब देखिए ना क्वेश्चन, अब देखिए, मेरा सही हो गया इसका मतलब ये नहीं सबका सही हो जाएगा। बच्चे पैनिक में रहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, क्या ही कह सकते हैं, क्या ही कर सकता है बच्चे को तो देना ही है एग्जाम। और भी क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे बिम्स्टेक पर ही पूछ लिया था, सही है पूछा है, बट ऐसे ऐसे स्टेटमेंट प्लस में फिर ऑप्शंस, फिर क्वेश्चंस के बाद ऑप्शंस। टूर्नामेंट के बारे में पूछा गया, एक्स यूके के बारे में पूछ लिया गया है, स्वदेशी, और मतलब ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं किए, वैसा वैसा क्वेश्चन आया। बट कुछ क्वेश्चन थे जो बनने वाले थे, 35 से 40 क्वेश्चन, उसके बाद तो सब वैसा ही क्वेश्चन था, अनिर्वचनीय टाइप का उसका कोई वचन ही ना हो। तो क्या ही अब बताइए बच्चे लोग कैसे, मतलब उतनी गर्मी होती है, इतना मेहनत करते हैं, फिर भी ऐसा पेपर आ जाता है। बट जो भी है सही है, चलिए। बट नोबेल प्राइज, हाँ यही देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है। एक्स भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 13 में एक क्वेश्चन था, और इसमें क्या पूछ रही है, विधि की व्याख्या में एक सही है जिसमें रूढ़ि को सम्मिलित न किए जाने के बारे में उनके विचार भी सम्मिलित है। वाई का यह विचार है कि विधि में रूढ़ि सम्मिलित है, सही नहीं है। एक्स और वाई दोनों के विचार सही है, केवल वाई का विचार सही है। यानी क्वेश्चन देखिए ना, एक्स भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 13 में यथा उपबंधित विधि शब्द के अर्थ पर एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहा है। एक्स ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान में विधि शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक है, इसमें अध्यादेश, आदेश तथा नियम और विनियम भी सम्मिलित है। वाई ने ध्यान दिलाया कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा भी सम्मिलित है, जिससे एक सहमत नहीं था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी है ना। और सुश्री एक्स एक मध्य स्तरीय सिविल सेवा अधिकारी है जो एक प्रमुख नगर के शहरी विकास विभाग में
कार्यरत है। हाल ही में वह एक सार्वजनिक अवसर परियोजना नए समुदाय उद्यान हेतु संविदा की अनुमोदन प्रक्रिया में सम्मिलित थी। अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान उन्हें एक गोपनीय सूचना प्राप्त होती है जिसमें इसका उल्लेख है कि चयनित सूची में सम्मिलित एक संविदाकार के अन्य नगरों में घाटिया कार्यशैली के भ्रष्टाचार आरोपों का पूर्ववत रहा। यद्यपि विधि द्वारा कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ, विभाग अध्यक्ष श्री वाई उन्हें इस सूचना को परियोजना समिति अथवा जनता के समक्ष प्रकट न करने की सलाह देते हैं क्योंकि इससे परियोजना में विलंब हो सकता है और नगर की प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है। हालांकि सुश्री एक्स का मानना है कि ऐसी सूचना को रोकना पारदर्शिता और जनता के विश्वास से समझौता करना होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। ऑप्शन नंबर 1 अभी भी स्टेटमेंट 3 है, परियोजना समिति और जनता के समक्ष तत्काल सूचना को प्रकट करना चाहिए। मतलब आपको बना दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपको कलेक्टर साहब बना दिया, आपकी आर्गूमेंट सुनना चाह रही हो। परियोजना की संपूर्णता इंटीग्रिटी के संरक्षण के लिए चयनित सूची से संविदाकार को हटाने की अनुशंसा करनी चाहिए। आपका ऑर्डर वो मांग रही है। कुछ समय के लिए जनता से इस सूचना को गोपनीय रखते हुए किसी निरीक्षण समिति को एक सीमित प्रकटीकरण प्रस्तावित करना चाहिए। और देखिए अब ऑप्शन आता, मतलब इतने रीड करने के बाद स्टेटमेंट्स 3 हैं, उसके बाद ऑप्शन नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सकते 1 और 2 केवल 3 2 3 1 2 3। बताइए ऐसे ऐसे क्वेश्चन था ना मानव, तो सोचना तो चाहिए थोड़ा। और एक नोबेल प्राइज का क्वेश्चन था, वो मैं हाँ दिखा रहा हूँ आपको। नोबेल प्राइज वाला क्वेश्चन था आई थिंक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी थे जो मतलब बनाए जा सकते थे। कुछ क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मान सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल ही, पैटर्न ही चेंज था, तो पूरा के पूरा सिर्फ एलिमिनेशन मेथड था कुछ कुछ क्वेश्चन में, अदरवाइज सब तो पैटर्न ही उसका चेंज है। कथन 2 कथन 3 की व्याख्या करते हैं, सब एलिमेंट था, ओनली 1 भी नहीं था। हाँ ये मिल गया नोबेल प्राइज के बारे में। देखिए आप क्वेश्चन देखिए, एक्स का जन्म यूके में हुआ, उन्हें 2025 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जब इस पुरस्कार की घोषणा की गई तब वे एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। अमेरिकी विश्वविद्यालय में जब उनको नोबेल प्राइज की घोषणा हुई, जब उन्हें नोबेल प्राइज मिला। एक्स को पहचानिए, कौन थे एक्स? मिशेल एंज डेवोरेट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड रॉबसन। ऑप्शन नंबर सी जॉन क्लार्क। ऑप्शन नंबर डी जुएल मेकिर। बच्चे को कैसे पता होगा जनाब कि उस यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जब इस पुरस्कार की घोषणा की गई तब वे अमेरिका के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जनाब। तो ये हुआ जीएस पेपर 1। अब जीएस पेपर 2 भी हम आपको दिखा देते हैं। जीएस पेपर 2 में क्या बदलाव किया गया, मतलब पैटर्न चेंज था, नो डाउट। कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, मैक्सिमम क्वेश्चन अद्भुत था, जिसे कल्पना नहीं किया जा सकता था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन आ गया। युद्ध भूमि में युद्ध रणभूमि को छोड़ना नहीं है, युद्ध तो लड़ना ही पड़ता है। यूपीएससी है, अपने आप को कैसे सर्वश्रेष्ठ मानेगी। देखिए पहला ही क्वेश्चन आ गया कम्युनिकेशन का। हम सीसेट के पहला ही पेज पलटे, मेरा सेट बी था। शॉक्ड, व्हाट इज दिस, न्यू पैटर्न, न्यू क्वेश्चंस। हम तो कभी पढ़े ही नहीं थे कम्युनिकेशन का क्वेश्चन। बेसिकली ये स्टेट विशेष यूपीपीएससी हो गया, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता था। निम्नलिखित कथनों पर नामत S1, S2 और S3 पर विचार करिए। S1 क्या है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पर पर्यावरणीय निम्नीकरण के प्रभाव को देखते हुए मानव के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना एक अस्तित्व परक है आवश्यकता। जलवायु परिवर्तन में मानव हस्तक्षेप के योगदान की सीमा के संबंध में वैज्ञानिक सर्वसम्मति नहीं हो पाई। पर्यावरणीय सक्रियतावाद में जलवायु संबंधी S3, S2 था जलवायु परिवर्तन मानव हस्तक्षेप के योगदान की सीमा के संबंध में वैज्ञानिक सर्वसम्मति नहीं हो पाई। और S3 अब पूछ रहा है कि पर्यावरणीय सक्रियतावाद में जलवायु संबंधी भय का प्रसार करना, क्लाइमेट अलमेस और अन्य अतिवादी दृष्टिकोण सम्मिलित है, जो कि प्रायः जलवायु परिवर्तन को नकारने वाले लोगों का केंद्र बिंदु है। अब देखिए फिर वही पैटर्न,
उपयुक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन से संबंध सही है? S3S1 का खंडन, काउंटर पॉइंट, और उसके बाद हो गया आपका स्टेटमेंट 2 S3S1 S2 से असंबंध है। उसके बाद स्टेटमेंट 3 S2 S3 के लिए कारक हो सकता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 2 और 3, 1 2 3, 1 2 केवल 3, मतलब कुछ भी। चलिए अब अगली बार ऐसे क्वेश्चन को भी ऊपर काम किया जाएगा, वर्क किया जाएगा, मेहनत की जाएगी। छोड़ने वाले तो नहीं है जनाब, चाहे कुछ भी हो जाए, युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा ना। जीवन का अर्थ ही होता है संघर्ष, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना। संस्कृत मतलब कम्युनिकेशन का ही क्वेश्चन, हम मेरा फर्स्ट ही पेज पे कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन न्यू पैटर्न। बताइए नियति को कुछ और ही मंजूर था कि बेटे फर्स्ट अटेम्प्ट है, सीखना जरूरी है। यूपीएससी सोचे कुछ और, निकली कुछ और। बट कोई ना, जरूर आज नहीं तो कल अच्छा ही होगा। जिन छोड़ने वाले तो नहीं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, मैं इनका सम्मान करता हूँ। लेटेस्ट सीरीज का क्वेश्चन था, सॉल्व किए मैंने, सॉल्व हुआ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कटअप डिसाइड किए हुए 66 नंबर, या फिर वो जनरल हो या किसी भी कैटेगरी का हो, या फिर वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, आप यहाँ पे एक दायरे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप ऐसा पेपर नहीं बनाइएगा जो बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उसे क्रॉस नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लोक प्रशासन, जिला प्रशासन के लिए मैथ रीजनिंग उतना इम्पोर्टेंट है या फिर जीएस? आप बताइएगा, क्योंकि एज ए पब्लिक सर्विस, पब्लिक कन्वेंस, मैनेज आप कैसे करते हैं, लोगों को कैसे बातचीत करते हैं, ज़्यादा मैटर करता है। तो यही सब था, यही। और पैसेज का भी इस बार बहुत ही कम क्वेश्चन था, 28, 29 से 31 तक जाता था, जो 22-23 पे अटक गए, क्योंकि उसका रीजन था न्यू पैटर्न और जो नया कम्युनिकेशन का क्वेश्चन डाले थे, तो घटाएंगे ही ऑफ कोर्स। मैथ के कुछ क्वेश्चन थे जो अच्छे थे, जो सॉल्व हो सकते थे, कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते थे। तो फिर वीडियो को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात किया जाएगा और फिर साथ में प्रिपरेशन करेंगे। अरे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है, आगे बढ़ना है। हम बोले ना कि यूपीएससी पहाड़ है, तो आप दशरथ मांझी अपने आप को मानिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, लेकिन सोचना चाहिए प्लान बी। लेकिन जो मिशन है, वो कहते हैं ना, जो पहला मिशन है उसे कैसे नहीं भुलाया जा सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, सामने कुछ भी आ जाए, डजंट मैटर, करना है तो करना है। तो इसी उम्मीद, इसी जुनून के साथ, इसी प्रेरणाओं के साथ लगे रहना है। वो कहते हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन लगे रहोगे ना तो एक दिन जरूर मिलेगी। क्या हो गया, इस बार शौक आए, अगली बार हम इस कबीरदास जी का एक कोटेशन है ना, मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोते मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगा तोए। तो जो कुम्हार होते हैं उसी मिट्टी को आकार दे रहे होते हैं, एक समय ऐसा आता है कि वही कुम्हार उस मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं। तो यूपीएससी से आप कहिए, और मैं भी कह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगा तो। इस बार आप मुझे रौंदे हैं, अगली बार मैं रो दूंगा। तो इसी के साथ सेशन को एंड किया जाए। मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। प्रीलिम्स हो रहा है तो भी मेंस का प्रिपरेशन करिए, प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो भी मेंस का प्रिपरेशन करिए। और जो 27, 28, इवन 29 में अटेम्प्ट देने वाले हैं वो भी मेंस का प्रिपरेशन करिए। प्रीलिम्स इज ए रिजेक्शन, नथिंग कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स इज ए प्रैक्टिस।
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन ऑफ मेंस, सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा मुख्य परीक्षा है, जहाँ पे अपने आप को साबित करना है कि आपके अंदर वो आंसर राइटिंग स्किल है, लेखन कला है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकती एक अच्छे सिविल सेवक बनने में। तो इसी के साथ एक कोटेशन के साथ मैं अपनी वाणियों को विराम दूंगा और फिर साथ में प्रिपरेशन करेंगे। री स्टार्ट, हार नहीं मानना है, री स्टार्ट। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें कि क्या हमारे अंदर कमी रह गई। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। बिना आप कुछ नहीं करेंगे ना तो लोग आपको जानेंगे नहीं। वो कहते हैं ना कि अब अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना और अगर आप असफल हो जा रहे हैं ना तो गांव में बैठे लोग कहेंगे कि उसका बेटवा तो अय्यासी कर रहा हो। अगर आप पढ़ भी नहीं रहे हैं ना और बाई चांस आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो कहेगा देखो कितना जी जान लगा के पढ़ता था। तो रिजल्ट एक नज़रिया को बदल देता है, विचारों को बदल देता है, सोचने की क्षमताओं को बदल देता है। तो सफल होना है, पढ़ना है। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपका क्वारीज हो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं। मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे। साथ में प्रिपरेशन करेंगे, जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, बहुत गर्मी पड़ रही है। और हो सके तो अपने मम्मी पापा से बात करिए, अपने फैमिली से बात करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम हो गया, थोड़ा रिलैक्स माइंड को फ्रेश करना। अपने फैमिली से बात करिए, मम्मी से बात करिए। इवन मैं अपने मम्मी से बात किया तो कहा क्या होगा बेटा, ये एग्ज़ाम है, जीवन नहीं है। संघर्ष करते रहो, जरूर निकलोगे, आज नहीं तो कल। वो हमें मोटिवेट कर रही है, तो मोटिवेशन तो रियल हमें वहाँ से मिल रहा है ना, अपने मम्मी पापा के चेहरा से, उनके संघर्षों से, कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। पेपर जैसा भी आए आपने प्रयास तो किया ना। यूपीएससी का एग्ज़ाम देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत लोग तो दे भी नहीं पाते हैं, आपने दिया है। नियति ने आपको कुछ अच्छा करने के लिए बनाया है और ये मौका आपको मिला है जो सभी को नहीं मिलता है, और ये हमें मिला है। इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है, इसे लगाना है। ये जवानी क्या काम की यार, संघर्ष। वो कहते हैं ना कि बहुत ही खूबसूरत कोटेशन था जो मैंने कहीं पे सुने थे कि सच तो ये है कि वतन की मोहब्बत जवा हो गई, कि सच तो ये है कि वतन की मोहब्बत जवा हो गई और ये जवानी उस मोहब्बत में खो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में एक अच्छे टॉपिक पर, एक अच्छे मेंस पे ही अब बात किया जाएगा जितना भी होगा। प्रीलिम्स का तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो गया, प्रीलिम्स के दुख दर्द खत्म हुई, अब देखा जाएगा नेक्स्ट अटैम्प्ट में। लेकिन अब सोचना है अब क्या करनी है। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, 21 ईयर हो रहा है, 21 साल की एज में। बहुत लोग बोलते हैं कि आप इतने कम एज में कैसे इस एग्ज़ाम को लेकर अवेयर हो गए। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि एक ही चीज़, कि जितना जल्दी जो लोग अवेयर हो जाते हैं वो उतना जल्दी अच्छे करते हैं। और आचार्य चाणक्य जी भी कहते हैं कि जो दूसरों की गलतियों से सीखकर आगे निकलता हो जल्दी सफल हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्ते। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।